5 अगस्त 2019 के ठीक पहले उस समय की जम्मू कश्मीर की स्टेट में कुछ अनयूजुअल डेवलपमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ अ सडन आर्म फोर्सेस का मूवमेंट जम्मू कश्मीर में बहुत तीव्रता से बढ़ता है। साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन अमरनाथ यात्रा पे गए हुए यात्रियों को इस बात का आदेश देता है कि वो तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर को छोड़ दें और अपने घरों की तरफ वापस लौट जाएं। इसके साथ ही साथ में इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया जाता है और जम्मू कश्मीर के रीजनल पॉलिटिकल लीडर्स को हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है। इशारा बहुत साफ था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को कंट्री के यूनियन होम मिनिस्टर संसद में एक बिल पेश करते हैं जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 पार्ट्स में बाइफिकेट करते हुए यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख का एस्टैब्लिशमेंट करना। उसके साथ ही साथ में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 272 और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 273 को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका मेन मकसद था जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को स्क्रैप करना और आर्टिकल 370 एंड 35A को रिवोक कर देना। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए ब्लैक डे। भाईको जी, ये ब्लैक डे नहीं, ये आतंक और अलगाव को बढ़ावा देने वालों के लिए ब्लैक डे सिद्ध हो गया। देखिए, इस पूरे मैटर को समझने के लिए जरूरी है कि हम कश्मीर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करें। हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है कि कश्मीर का एस्टैब्लिशमेंट ऋषि कश्यप ने किया था। उसके बाद में ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट डायनेस्टीज आती हैं, जैसे मौर्य, उसके बाद में एक इस्लामिक डायनेस्टी और फिर उसके बाद में मुगल डायनेस्टी। मॉडर्न डे कश्मीर का एस्टैब्लिशमेंट किया था सिख एम्परर रंजीत सिंह ने, और सिख एम्परर रंजीत सिंह को डिफीट करते हुए ब्रिटिश इंडियन एम्पायर ने इस टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट कर लिया था और इसको सिर्फ 75 लाख रुपए में डोगरा डायनेस्टी को सेल कर दिया गया। 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को इनेक्ट करती है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू 2 डोमिनेंस का एस्टैब्लिशमेंट होना था, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। उस समय भारत में टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थीं। इन 565 प्रिंसली स्टेट में से 562 ऐसी स्टेट्स थीं जिन्होंने या तो इंडिया को ज्वाइन कर लिया था या तो पाकिस्तान को। वहीं दूसरी तरफ 3 ऐसी स्टेट्स थीं जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जिन्होंने ना तो इंडिया को ज्वाइन किया था और ना ही पाकिस्तान को। इनफैक्ट कश्मीर के उस समय के राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर इंडिपेंडेंट बना रहे और ना ही वो इंडिया को ज्वाइन करे और ना ही पाकिस्तान को। इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था सितंबर 1947 में, जिसका मेन मोटिव था कि पाकिस्तान कश्मीर के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में किसी भी तरह से कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये बात अलग है कि पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप में इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को सम्मान नहीं दिया, इसका रिस्पेक्ट नहीं किया और बाद में जाकर के यहाँ पे ट्राइबल इन्वेजन होता है। कि ट्राइबल इन्वेजन के बाद में जब राजा हरि सिंह को लगता है कि कश्मीर अब उनके हाथ से निकलने वाला है, जब कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सेना बारामूला तक पहुंच जाती है, तब वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से कश्मीर का इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हो जाए और भारतीय फौज किसी भी तरह से पाकिस्तान की फौज को वहां से पुश बैक करते हुए कश्मीर को डिफेंड कर ले। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह भारत की यूनियन के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं और दूसरे दिन भारत की फौज निकल जाती है पाकिस्तान के अगेंस्ट में कश्मीर को डिफेंड करने के लिए। देखिए, ब्रीफली बात करते हैं आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A की। आर्टिकल 370 को एन गोपालास्वामी अयंगर ने शेख अब्दुल्ला और नेहरू की लीडरशिप में कोडिफाई किया था, जिसको अक्टूबर 1949 में संविधान की सभा में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद में आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 21 में ऐड किया गया, जिसका टाइटल है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। इस बात से साफ है कि आर्टिकल 370 सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी और एक ट्रांजिशनल प्रोविजन था, जिसको बाद में जाकर के चेंज करने की पूरी संभावना थी। अगर हम बात करें आर्टिकल 370 में, तो इसके अंदर जम्मू कश्मीर के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट फ्लैग और साथ ही साथ में सेपरेट पीनल कोड भी थी, जिसको हम रणबीर पीनल कोड के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हो सकते थे। वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर 5 साल ना होकर के 6 साल था। साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट था, मतलब आप जम्मू कश्मीर के साथ साथ में भारत के सिटीजन भी होते थे।
अब सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मैटर यह है कि आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A जैसे प्रोविजंस बाकी किसी और स्टेट के लिए नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए थे। ये बात अलग है कि इनको ट्रांजिशनल तौर पे रखा गया था, क्योंकि राजा हरि सिंह की ये शर्त थी, इन प्रोविजंस के बिना वो भारत के अंदर कश्मीर का विलय नहीं करेंगे। तो उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजंस कश्मीर के लिए इंश्योर कर दिए गए। अब अगर मैं बात करूं कंट्रोवर्सी की, तो आप यहां समझने की कोशिश करिए, उस समय कश्मीर के अंदर वजीर आजम मतलब प्रधानमंत्री का प्रोविजन था। तो एक देश दो विधान और दो प्रधान कॉन्सेप्ट का सबसे पहले विरोध किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। ये वही भारतीय जनसंघ है जो बाद में 1980 में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के तौर पर एस्टैब्लिश होता है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट वाजपेयी जी और अडवाणी जी करते हैं। देखिए, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को स्क्रैप करने की सबसे पहली डिमांड, जैसे मैंने आपको बताया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। उस समय जम्मू कश्मीर में आपको एंटर करने के लिए एक नॉन कश्मीरी के पास में एक आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती थी, जिसको जम्मू कश्मीर की सरकार इशू करती। इस कॉन्सेप्ट का विरोध करते हुए प्रोटेस्ट करने पहुंचते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनकी बॉर्डर को क्रॉस कर रहे होते हैं तो जम्मू कश्मीर की पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है और 1953 के दौरान ही उनकी मौत डिटेंशन के दौरान मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हो जाती है। देखिए, उसको राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से 1980s के दौर में उठाती है। अपने एस्टैब्लिशमेंट के ठीक 4 साल बाद 1984 में जब जनरल इलेक्शंस होते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी इसको अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में जगह देती है और एक पॉलिटिकल कमिटमेंट करती है कि अगर वो सत्ता में आएगी तो आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को रिवोक कर दिया जाएगा। ये बात अलग है कि 1980s के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2-3 बार बनती है वाजपेयी जी के नेतृत्व में, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिवोक नहीं करती है। और ये हिस्टोरिकल डे आता है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, तो वो स्टेप लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A के अंदर सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोविजन ये था कि अगर आप एक नॉन कश्मीरी हैं तो आप कश्मीर में इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड परचेज नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ एक कश्मीरी भारत के किसी भी हिस्से में इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता था। उसके साथ ही साथ में अगर एक कश्मीरी विमेन अगर किसी नॉन कश्मीरी मैन के साथ शादी करती तो उसकी सिटीजनशिप और उसके प्रॉपर्टी राइट्स वहीं तत्काल प्रभाव से डिसॉल्व हो जाते। ये कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस थे जिन्होंने कश्मीर और आम भारतीयों के बीच में एक बहुत बड़े मेजर डिस्टेंस को क्रिएट कर दिया था और जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन पूरी तरह से भारत के साथ में संभव नहीं हो पाया था। ये कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस थे जिनका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर 1980s के डेकेड में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स भारत में हैं और भारत में कश्मीर से ज़्यादा मुस्लिम्स जो हैं वो कुछ स्टेट्स में हैं, जैसे गुजरात, यूपी एंड असम। उसके बावजूद भी इन स्टेट्स में ऐसा सेंस ऑफ एलिनेशन या फिर इस तरह का अलगाववाद या टेररिज्म नहीं है जैसा कि कश्मीर में है। तो साफ तौर पे देखें तो आर्टिकल 35A एंड आर्टिकल 370 बैकड्रॉप ऑफ टेररिज्म भी है कश्मीर के अंदर। देखिए, 2015 में जम्मू कश्मीर में एनडीए और पीडीपी अलायंस की सरकार बनती है। ये सरकार सिर्फ 3 साल तक टिकती है और 3 साल के बाद में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन पीडीपी से वापस लेती है, सरकार कोलैप्स हो जाती है। जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगाया जाता है और उसके बाद में जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगाते हुए आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है। देखिए, 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र की मोदी सरकार आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को रिवोक करती है, उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस का फ्लड आ जाता है। मोर देन 20 पिटिशंस रजिस्टर की जाती हैं, जहां पे केंद्र सरकार के इस फैसले को संवैधानिक चुनौती दी जाती है। 26 एडवोकेट्स, 23 पिटिशंस और 16 दिन तक चले इस जिरह के दौरान सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लेती है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला 11 दिसंबर 2023 को सुनाती है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का यह फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में आता है, जहां सुप्रीम कोर्ट यूनानिमसली कहती है कि केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला, जहां 370 और 35A को रिवोक करके जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस को स्नैच कर लिया गया, संवैधानिक तौर पे वैलिड है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 23 पिटिशंस रजिस्टर की गई। इन 23 पिटिशंस में मल्टीपल क्वेश्चंस इन्वॉल्व थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या आर्टिकल 370 परमानेंट इन नेचर है या टेम्पररी है,
क्या कश्मीर के पास में अपनी खुद की सॉवरेनिटी थी या नहीं थी? उसके साथ ही साथ में क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये शक्ति है कि वो आर्टिकल 370 को रिवोक कर सकते हैं बिना कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के रिकमेंडेशन के? इस तरह के कई क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और इन 16 दिन तक चले जिरह के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि ये सभी क्वेश्चंस इनवैलिड थे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या आर्टिकल 370 परमानेंट इन नेचर था? जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि जब आर्टिकल 370 को ऐड किया गया उस समय जम्मू कश्मीर में फॉरेन इन्वेजन हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से ट्राइबल अटैक हुए थे, युद्ध की परिस्थितियां थी। ऐसी परिस्थितियों में आर्टिकल 370 को जब इंसर्ट किया गया तो आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 21 में जगह दी गई, जिसका टाइटल टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस है, जो अपने आप में इस तरफ इशारा करता है कि आर्टिकल 370 परमानेंट नहीं बल्कि नॉन परमानेंट था। ये बात अलग है कि अलग अलग सरकारों ने उसको परमानेंट बना दिया। देखिए, दूसरा क्वेश्चन था कि क्या जम्मू कश्मीर के पास में अपनी संप्रभुता या अपनी सॉवरेनिटी है? तो जवाब है कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी सोवरेनिटी टर्म का इस्तेमाल नहीं होता है। सोवरेनिटी का टर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भारत के संविधान में हुआ है, स्पेसिफिकली इन द प्रीएम्बल। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के पास में एक निश्चित सीमा तक के सिर्फ ऑटोनॉमी थी, ना कि सोवरेनिटी। देखिए, तीसरा सवाल था कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में शक्ति है कि वो आर्टिकल 370 को और आर्टिकल 35A को रिवोक कर सकते हैं? तो आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 में ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 370 के ऑपरेशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके ऑपरेशंस को सस्पेंड कर सकते हैं। ये बात अलग है कि वो ऐसा जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के रिकमेंडेशन के बेसिस पे करेंगे। अब जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 1957 में डिसॉल्व हो चुकी थी। इसका मतलब साफ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में पूर्ण तौर पे शक्तियां थी कि वो आर्टिकल 370 को रिवोक कर सकते थे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नंबर 273 पूरी तरह से वैलिड है। उसके साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में हर हालत में चुनाव सितंबर 2024 तक के हो जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन को भी स्टैब्लिश किया, जिसका मेन मोटिव होगा 1980s के डेकेड से लेकर के अब तक के जम्मू कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना। ये बात अलग है कि ये कमीशन किसी क्रिमिनल कमीशन की तरह इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, बल्कि एक एडवाइजरी ओपिनियन देगा। केंद्र सरकार का साफ तौर पे कहना था कि 2016 से 2019 के दौरान जम्मू कश्मीर में जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज थी वो लगभग 124 के आसपास में थी। साथ ही साथ में जो मिलिटेंसी के अटैक्स हुए उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आर्टिकल 370 एंड 35A के रेवोकेशन के बाद में मिलिटेंसी का ग्राफ जम्मू कश्मीर में डिक्लाइन कर गया। साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और यूथ का मिलिटेंसी को ज्वाइन करना, इस तरह के केसेस में भी काफी कमी देखी गई। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ में इंटीग्रेशन बहुत बेहतर तरीके से प्रभावी हो पाएगा। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहना था कि आर्टिकल 370 को जिस तरह से रिवोक किया गया वो मैनर करेक्ट नहीं था। ये बात अलग है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आर्टिकल 370 के रिस्टोरेशन की बात नहीं की। वहीं और अगर हम इंडिया अलायंस की अदर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस मैटर पे डिवाइडेड हैं। देखिए, 1950s में जिस सफर की शुरुआत हुई थी, एक देश दो विधान और दो प्रधान, वहां से लेकर के फाइनली 2023 में अब हम पहुंच चुके हैं एक देश, एक विधान और एक प्रधान की तरफ। कश्मीर को लेकर के अमीर खुसरो ने कहा था कि अगर धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो यहीं है, यहीं है और यहीं है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये बात चरितार्थ हो पाएगी।